गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन लॉजिक गेट्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा था। बूलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज हमने लिखे हैं। तो बूलियन अलजेब्रा के जो लॉज हैं उसके आधार पर हम सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बोले सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? तो बोले बहुत कॉम्प्लेक्स कोई सर्किट है तो जरूरी नहीं है कि उसका आउटपुट पाने के लिए उतने ही सारे कंपोनेंट्स लगाने पड़े जो कि उसके अंदर यूज किए गए। मान लो 15 कंपोनेंट्स लगा दिए तुमने, कुछ और गेट लगा दिए, कुछ एंड गेट लगा दिए, आउटपुट कुछ आ रहा है और वही का वही आउटपुट हो सकता है, किसी और तरीके से भी आ सकता हूं, सिंपल 2 या 3 चीजें लगाने से। तो जैसे ये यहाँ पे गेट बना हुआ है, ये गेट जो है वो आपको याद हो तो ये नैंड गेट से अपन ने और गेट बनाया था, उसका फिगर है। तो अगर इस तरीका कोई कॉम्प्लेक्स गेट है जिसमें 3 गेट्स ने इस्तेमाल किए हैं, 3 नैंड गेट्स, तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करके ये पता पाए कि ये और गेट का है तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अब उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अपन इसकी ट्रुथ टेबल बनाए और ट्रुथ टेबल देख के हम बता दें कि और गेट है कि क्या है इस तरीके का। लेकिन उस केस में इसको एक सिंगल अगर उसमें पहुंच पाता है, ये और गेट, एंड गेट, नॉट गेट में से कोई सिंगल गेट पे पहुंच पाता है तो तुम देख के बता पाओगे टेबल को कि हाँ ये वाला गेट है। मान लो कि उसमें 2 गेट इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, मतलब ये जैसे 3 गेट का क्वेश्चन है, ऐसे 25 गेट्स लगे हैं, तुमने सिंप्लीफाई किया और वो सिंगल गेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो 2 गेट्स के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हुआ, तो तुम थोड़ी बता पाओगे देख के कि 1010 से कौन सा गेट है वो। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक ऐसी मेथड लगाना पड़ेगा कि भाई इसको सॉल्व करने से ये है सिंपलेस्ट गेट्स, यानी कि इतनी सारी चीजें लगाने की जगह तुम 2 या 3 लगा के काम चला सकते थे। ठीक है, तो उस समय बूलियन अलजेब्रा काम आएगा। तो बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द सर्किट्स एंड टू रिड्यूस इट टू द मिनिमम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये उसका काम है। अब जैसे इस वाले सर्किट में मैं लगाता हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन और सिंपल करेंगे। IIT 2019 में मेंस में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया और पूछा कि इसका सिंप्लीफिकेशन करके क्या आंसर आएगा। तो उसमें आपके बूलियन अलजेब्रा काम में आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन करने के पहले थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि आपको अप्लाई करना आ जाए उसको। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं अपन बूलियन अलजेब्रा को, उसके लॉस को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि सॉल्व बाय बूलियन अलजेब्रा टू गेट ए सिंपल सर्किट। तो देखो यहां से तुमने ए एंटर कराया तो यहां पे भी ए आया और यहां पे भी आया। अब ये ए और ए का एंड है, एंड, फिर उसके बाद नॉट होगा। तो ए डॉट ए क्या होता है बोलो? ए होता है, 0 होता है कि 1 होता है, 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऐसे जब भी आए तो पुरानी लॉज आपको याद होनी चाहिए, ये जो लॉज यहां लिखी हुई है। ए डॉट ए क्या होता है? ये रहा ए डॉट ए, तो ए डॉट ए इज ए। ठीक है, तो ए डॉट ए क्या होता है? ए होता है। अब तुम बोलोगे ठीक है अभी तो आप लिखवा दोगे ए डॉट ए, वहां परीक्षा में थोड़ी याद आएगा कि ये ए था। तो उसके लिए सिंपल है, 1 0 पुट करके देखा करो। यहां 1 डाला, 1 डॉट 1 क्या होता है? बोलो 1 होता है। 0 डॉट 0 क्या होता है? 0 होता है। तो 2 में लग जाता है तो ए डॉट ए भी ए ही होता होगा और बी डॉट बी भी बी ही होता होगा। ठीक है, 1 डॉट 1 क्या होता है? 1 डॉट 1 is 1 and 0 डॉट 0 is 0। इसका मतलब जिस भी चीज में उसी का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो वही आ जाता। तो ये लॉ बन गया इसका। क्लियर हुई बात? तो ये वाला जो लॉ लगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, इसका मतलब यहां पे जो आपको सर्किट मिलने वाला है वो ये मिलेगा, लेकिन इसके बाद ये नॉट लगा हुआ है और जब ये नॉट लगेगा तो ये नॉट उस ए को ए नॉट कर देगा। इसका मतलब यहां पे आपके पास जो चीज मिलने वाली है वो ए नॉट मिलने वाली है। ठीक है, सिमिलरली यहां बी आएगा, यहां बी आएगा, ये एंड के थ्रू जब जाएगा तो ये बी बचेगा और बी का जब अपन नॉट लगाएंगे तो बी का नॉट जो होगा वापस उसको बी नॉट कर देगा, इसलिए यहां पे आपको बी नॉट मिल जाएगा। ठीक है, अब ए नॉट और बी नॉट यहां से अंदर चले गए इसके अंदर। अब यहां क्या मिला उसको? एंड गेट मिला, एंड गेट इन ए डॉट, यानी इस स्टेज पे जो तुमको मिल रहा है अब मिल रहा है ए बार डॉट बी बार मिल रहा है ऐसा। उसके बाद अगली स्टेप में यहां पे जब तुम पहुंचोगे तो ये नॉट है, नॉट है का मतलब इसके ऊपर नॉट लगा हुआ और यही वाई है क्योंकि इसके बाद तो खत्म ही हो गया, ये वाई आ गया। अब इसके बाद क्या करना तुमको? एक जो लॉ बहुत जरूरी याद रखनी है वो है डी मॉर्गन लॉ। वो तो याद ही होनी चाहिए, उसके अंदर प्रूफ कुछ नहीं है पर अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ अपने को याद होनी चाहिए। वो ये कहती है कि ए में बी को जोड़ो और बार लगा दो,
इसका मतलब ए के सिर पे अलग से लगा दो, बी के सिर पे अलग से लगा दो, पर मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली वो ये होती है कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन और बार लगा है तो ए को अलग कर लो, बी को अलग कर लो, लेकिन अब प्लस लगा दो। ठीक है, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है, मॉर्गन्स लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि ये वहां पे प्रूव नहीं कर पाओगे, 1010 रख के कर तो दोगे लेकिन समय लगता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ याद ही कर लें। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कर लें, याद कर लें। ठीक, अब तुम बोलोगे याद कर लो, क्या बोल रहे हो, मिटा दिया आपने तो। अरे पहले भी तो लिखाया था, तब कौन सा याद कर लिया था तुमने। करो अब याद। हाँ, तो याद हो गया होगा तो लिखो एक बार जरा। देखो बहुत आसान है। कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या करना, बार पे चलता है, ये बात पक्की है। तो a प्लस बी का बार, तो जब इधर प्लस लगा होगा ना तो इधर मल्टीप्लाई होगा, a बार डॉट b बार। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं बी हो, जितनी भी बड़ी चीज हो, ये अगर दो आपस में मल्टीप्लाई होगी ना तो ऐसे डॉट करके दो अलग की जा सकती है। जैसे b प्लस ए लिखा होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे b प्लस ए आ जाता। नेक्स्ट इज a डॉट बी, ए डॉट बी का बार, इसका मतलब क्या है, ए बार प्लस बी बार। ये कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखना। चलिए अब यहां पे क्या अपन डी मॉर्गन लॉ लगा पाएंगे इस वाली स्टेप पे। तो इसके ऊपर, पूरे के ऊपर, देखो पूरे के ऊपर बार लगाया ना तो लगा सकते हैं। तो अगली स्टेप अपन लेंगे, पूरे के ऊपर बार लगाया तो ये जो इसके इंडिविजुअल हैं इसके ऊपर बार लगा देंगे और बीच में लगा देंगे प्लस। ऐसे ही तो बोल रहा है, यदि मल्टीप्लिकेशन में पूरे के ऊपर बार लगाए तो इंडिविजुअल के ऊपर बार लगा के प्लस कर दो। अब इंडिविजुअल में क्या लिखा है तो वो बात अलग है कि हमारा खुद ही बार में, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिविजुअल में ये लिखा है ना, इसके ऊपर बार लगा के प्लस कर दिया। तो y इज इक्वल टू ए बार का बार क्या होगा, a, और इसका हो जाएगा b, इसलिए ये a प्लस बी में सिंप्लीफाई हो गया ना, इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज अ OR गेट। तो हमको ये पता पड़ गया ना कि नैंड गेट्स की सहायता से, ये एक नैंड गेट, ये नैंड और एक और नैंड गेट की सहायता से हम OR गेट बना सकते हैं, यानी कि ये सिंप्लीफाई है। तो अब तुम इन सबको हटा के यदि ये लगा दोगे अकेला तो भी काम चलेगा। तो इस तरीके से सर्किट को सिंप्लीफिकेशन के काम में लाते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको, पॉज दबा के नीचे ले रहा हूं मैं। ये वाले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में ये सिंप्लीफाई द सर्किट। तो यहां पे देखो, सबसे पहले ए यहां से एंटर हुआ, यहां से एंटर हुआ, यहां डॉट है तो इट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी के बाद ये बार है, तो इस स्टेप पे क्या मिला तुम्हें, ए डॉट बी का बार मिला। ठीक है, तो ये जो ए डॉट बी का बार आया, ये इसमें भी एंटर हो रहा है और इधर साइड से इसमें भी एंटर हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ए डॉट बी का जो बार है वो एंड गेट में एंटर हो रहा है, और एंड गेट का होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसके बाद लग गया है नॉट, यानी पूरे के ऊपर नॉट। ये है हमारा जिसको सिंप्लीफाई करना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डी मॉर्गन लगाएंगे। डी मॉर्गन क्या बोलता है, कुछ भी हो डॉट कुछ भी हो और ऊपर बार लगाओ। तो वो जो कुछ भी है, कुछ भी, उसके ऊपर बार लगाओ, और जो दूसरा कुछ भी है उसके ऊपर बार लगाओ और बीच में प्लस लगा दो। देखो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, ये बार टूट के इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग आ जाता है। तो ये ऐसे ही हुआ ना, बार टूट के इसके ऊपर अलग आ गया। अब ये बार का बार यानी बार बार, तो बार बार का झंझट हटाओ, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। अब उसी में उसी को जोड़ना, यानी ए प्लस ए बराबर क्या, तो उसका आंसर ए।
जैसे 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 + 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए a + a क्या आएगा, a। ये पूरा a है, ये पूरा a है, तो a + a बराबर क्या, a। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, a + b का डॉट। और a + b का डॉट का मतलब होता है एंड। इसका मतलब ये जो भी बनाया अपन ने इतना लंबा चौड़ा, ये मिला के एंड गेट ही बनने वाला है। तो ये एंड गेट बन गया, तो दैट इज सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये पहले मैंने रफ में किया था। चलिए इसको भी नोट कर लें। दबाएं पॉज का बटन, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं। अब मेंस में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा टफ है, बहुत सारी लॉज लगानी पड़ेगी तब जाके वो सिंप्लीफिकेशन होगा उसका। देखें आप, ये क्वेश्चन आया, नीचे ले रख के फिर से पेस्ट करके फिर से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं इसको। ये क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मतलब ये इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया हुआ है इसमें से इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो उसके लिए क्या करो, देखो यहां से चालू करो। ये a है, ये यहां पहुंचेगा a के रूप में, और ये यहां पहुंचेगा a के रूप में, क्योंकि ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ये b इधर जाएगा और b इधर भी जाएगा, तो b को यहां भी लिख लो और b को यहां भी लिख लो। अब यहां से क्या बाहर निकलने वाला, तो ये तो डॉट है, a डॉट b, और उसका नॉट, तो a डॉट b का नॉट यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, और वो इसमें भी एंटर करेगा, इसमें भी एंटर करेगा। तो इसको मान लो कि यहां पे इसका नाम कुछ और दे दो, सपोज y1 एंटर कर रहा है, इधर साइड से y2 एंटर कर रहा है। अब ये y1 और y2 जो एंटर कर रहे हैं ना, y1 और y2, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। y1 इधर से एंटर कर रहा है, y2 इधर से एंटर कर रहा है, और y1 y2 क्या है, तो ये a डॉट b का बार का नैंड है, नैंड, और इधर साइड है a डॉट b के बार का और ये मिला के y1 और y2 है। तो सबसे पहले y1 निकालो, y1 किसका है, कितना है, तो y1 इसका और इसका नैंड है। ठीक है, किस किसका, इसका और इसका नैंड है, नैंड, ये नैंड में से जाएगा ना तो y1 मिलेगा तुमको। तो इसको y1 बनाने के लिए इसको हमको लिखना पड़ेगा a डॉट b बार और होल बार, हाँ या ना। देखो a और a डॉट b बार, a डॉट b बार काय में से गए, पहले नैंड में से गए, तो यानी एंड में से गए तो एंड का डॉट, और ये जो जीरो लगाई ऊपर बार कर देगा उसको। ठीक है, अब ये जो y1 आया इसको सिंप्लीफिकेशन करें, तो डी मॉर्गन लॉ लगाओ, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और बीच में डॉट लगा तो अपन प्लस लगा देंगे और इसको तोड़ देंगे, तो ये बीच में प्लस लगा देंगे और इसको तोड़ देंगे बार को, तो ये बार को तोड़ दिया हमने यहां से। अब इससे y1 मिलेगा a बार प्लस बार बार, यानी कि a प्लस b, सॉरी a डॉट b, इतना आया है। ठीक है, y1। अब इसको अभी छोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, और वैसे भी एंड नहीं है, और करना पड़ेगा आगे। इसको छोड़ दो, पहले y2 निकाल लो, y2 यहाँ से मिलेगा तुमको, ये है y2। तो बेसिकली y2 इज इक्वल टू a डॉट b बार, ये वाला, और इसके साथ b का और यानी प्लस, तो प्लस b। उसके बाद बार है क्या यहाँ पे, नहीं बार नहीं है, सिर्फ और ही था, ये इसमें कोई गोला तो लगा नहीं है ना, इसलिए बार नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो y2 इज इक्वल टू a डॉट b बार को तुम लिख सकते हो a बार प्लस b बार प्लस b, डी मॉर्गन लॉ लगाया, कुछ नहीं करा, डॉट जो रहता है उसके ऊपर बार है तो ये अलग अलग कर देता है तोड़ के, और बीच में प्लस कर देता है, यानी बार को तोड़ दो, इधर अलग इधर अलग, लेकिन बीच में लगा दो प्लस। ठीक है, अब होगा y2 इज इक्वल टू
ए बार प्लस, ये बन गया फॉर्मूला बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार। कहां गया बी प्लस बी बार? 1 होता है। ये रहा बी प्लस बी बार 1, यानी ए प्लस ए बार 1 यानी बी प्लस बी बार 1। तो यहां पे अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बी प्लस बी बार बराबर 1। ये रहा बी प्लस बी बार बराबर 1। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? तो तुम किसी भी चीज में 1 जोड़ते हो ना, 1 किसी भी चीज में जोड़ते हो, जैसे 0 में जोड़ा तो 1 प्लस 0 इज 1, और 1 जोड़ा तो 1 प्लस 1 इज 1। इसका मतलब इसका आंसर 1 आता, कुछ भी जोड़ लो तो ये 1। तो इसका मतलब y2 तुम्हारा 1 हो गया, कोई डाउट इसमें? अब y1 और y2 मिलके इस d में गए, यानी कि क्रॉस में गए डॉट में, और डॉट के बाद नॉट भी लगा हुआ है, तो उससे हमको y मिलेगा फाइनली। तो y इज इक्वल टू y1 डॉट y2, है कि नहीं? और ऊपर लगा है बार, ये है डॉट। देखो y1 और y2 इसमें गए और इसके बाद नॉट हो गया, तो y1 y2 पहले डॉट में गए, तो y1 y2 पहले डॉट में गए तो डॉट लिख दिया, और उसके बाद बार हो गया, तो ये हो गया। अब y1 y2 की वैल्यू लिखो, y1 यहां से लाओ, y2 यहां से लाओ, तो y इज इक्वल टू y1 ए बार प्लस ए डॉट बी, दिस इज y1, फिर डॉट y2 इज 1, और पूरे पे बार लगा हुआ। अब फिर से डी मॉर्गन लगाना, थोड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या करना है कि ये वाला जो है और ये डॉट में है, तो पहले इसको तोड़ देना यहां से, और फिर बीच में प्लस लगा देना। तो पहले जो लिखा है वो लिखे रहने दो, ए प्लस ए डॉट बी, इसको लिखे रहने दो, और 1 को भी लिखे रहने दो, प्लस लगा दो, और इसके ऊपर अलग से बार लगा दो, इसके ऊपर अलग से बार लगा दो। अब हमको पता है कि 1 का जो बार होता है वो 0 होता है, बार है ना उल्टा, तो ये तो 0 हो गया, और 0 किसी में ऐड होगा तो वही आ जाएगा खुद ही, तो ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर बार लगा, बीच में प्लस लगाया, तो हमने वो ऑब्जेक्ट लिखा, बीच में डॉट लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा, और सबके ऊपर इंडिविजुअल बार लगा दिए। ऐसे ही करते हैं ना अपन डी मॉर्गन्स लॉ में, फिर से लगा दिया मैंने डी मॉर्गन्स लॉ। अब ए बार का बार मतलब कि ए डॉट ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब क्या करो कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें और इसमें कर दो, तो y इज इक्वल टू ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार। अब ए डॉट ए बार क्या होता है? जैसे 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 इज अगेन 0, तो ये तो 0 ही होगा ना, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू आ गया ए डॉट बी बार। अब इससे नीचे तो नहीं जा पाएगा ना, इससे क्या नीचे सिंप्लीफाई करोगे उसको? इसका मतलब दिस इज द लास्ट सर्किट। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले ए इनपुट है, तो बोले ठीक है ये इनपुट है, और बी का बार है, मतलब बी से जो भी कुछ आता हो वो बार होके आता होगा, तो बार यानी कि ऐसा होके आता होगा, ये ए और बी बार, और ये बी बार और ए गए गाय में डॉट में गए, डॉट का मतलब होता है एंड, तो ये एंड में गए, और ये यहाँ पे तुम्हें y मिला। इसका मतलब इसको भी यूज कर सकते हो, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट सर्किट। उस सर्किट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और अगर बूलियन के रूप में लिखवाना चाहता है तो बूलियन के रूप में अपन इस तरीके से लिख देंगे। ये अगर ऑप्शन में दिए हैं तो ये ऑप्शन भी सही ही है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब एक और तरीका तुम्हारे पास वो है 1 0 1 0 रख के 4 प्रूव कर लो। बराबर समय लगना है मुझे तो लगता है इस क्वेश्चन में, दोनों ही मेथड्स हैं।
चलिए पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ का उपयोग क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करके छोटा बनाने में। इसलिए ये लॉज याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 लॉज जो लास्ट की है ना डी मॉर्गन को मैंने जो लिखी थी, वो वैसे तो 4 लॉज हैं टोटल उसकी, लेकिन 2 लॉज याद रखें। उसके अलावा बाकी की कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये भी याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगर नहीं याद आए तो क्या करना, 1010 पुट करके कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ये जो लॉजिक गेट बनाया गया है इनमें से कौन सा है, और है, नैंड है, एंड है कि नॉर है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला तुम 10 पुट करो और पूरी ट्रुथ टेबल बना लो, और चूंकि और, नैंड, एंड और नॉर की ट्रुथ टेबल अपने को याद है, इसलिए अपन उससे मैच करके आंसर बता देंगे कि भाई इसमें से कौन सा सही। लेकिन ये मेथड लेंदी हो सकता है, और उस समय ये स्पेशली खराब है जब एक से ज्यादा गेट के कॉम्बिनेशन सर्किट में बन रहे हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। तो हम इसको भी बुलियन से करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी बुलियन से, ठीक है। तो बुलियन से ये 2-3 स्टेप में ही आ जाता है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, सबसे पहले आपने यहां से एंट्री कराई ए की, यहां से ए की, तो जब बाहर निकला तो ए नॉट निकला, और यहां से क्या निकला, बी नॉट निकला। और ये कौन सा और गेट है ना, ये वाला और गेट है, और ये वाला नॉट गेट है इसके बाद, इसलिए नॉर है। तो बेसिकली ए बार और बी बार को आपने और में डाला, ये और में डाला, किसको डाला, ए बार और बी बार को पहले और में डाला, फिर नॉट में डाला, नॉट में डाला है ना, पूरे के ऊपर नॉट कर दिया। इसका मतलब ये आउटपुट चाहिए आपको। अब डी मॉर्गन क्या बोलता है कि जो लिखा है उसको लिखे रहने दो पूरा, तो लिख दो, फिर जो इसके पड़ोस में लिखा है उसको पूरा लिखा रहने दो, लिख दिया। अब अगर प्लस लगा है तो डॉट लगाओ, डॉट लगा है तो प्लस लगाओ, तो डॉट लगा दिया। उसके बाद इसको बीच में से तोड़ दो, ठीक है, आधा बार इधर ले लो, आधा बार इधर ले लो, तो ये आधा बार इधर, आधा बार इधर, ये डी मॉर्गन लॉ लग गया। अब इट इज इक्वल टू ए बार का बार बराबर ए और बी बार का बार बराबर बी। अब ये क्या बचा, एंड गेट बचा सीधे सीधे, ए डॉट बी यानी क्या होता है, एंड गेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड। अब ये ज्यादा आसान है ना, क्योंकि 1010 करते तो समय लगता, लेकिन इसके लिए आपको डी मॉर्गन लॉ अच्छे से आनी चाहिए। बाकी की लॉज तो इजी हैं, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, डी मॉर्गन्स लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पॉज दबाइए और इसको नोट कर लें फटाफट, कर लिया। चलो अब इसके बाद इसका उल्टा प्रश्न आता है। उल्टा प्रश्न ये आता है कि वो बोलेगा कि ए प्लस बी बार का बार, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका डायग्राम ड्रॉ करके बताओ। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके का उल्टा कम आता है, पर आ सकता है। 4 डायग्राम दे देंगे उसके अंदर कि इनमें से कौन सा सही है, तो डायग्राम ड्रॉ करके बताओ। वैसे कठिन है डायग्राम ड्रॉ करना, लेकिन सीबीएसई एग्जाम में तो पूछते ही हैं, तो इसलिए मेडिकल में भी आ सकता है और आईआईटी में भी आ सकता है। भाई 4 डायग्राम ऑप्शंस में डाल दें, तो एक उल्टा क्वेश्चन करके देखते हैं, 1 या 2 उल्टे क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि पहले आपको एक्सप्रेशन देंगे और फिर उसके बाद आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना, मतलब सर्किट डायग्राम, ठीक है। चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट करस्पॉन्डिंग टू द बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी बार सी। अब ये जो बनाया हुआ है ना, इसका आपको बनाना है डायग्राम, क्योंकि अपन डायग्राम से ये बना लेते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ए बी और सी नाम के 3 इनपुट्स, 4 भी हो सकता है, ठीक है, फिलहाल 3 है, तो 3 इनपुट्स का डायग्राम बनाना है। आप ट्राई करोगे क्या इसको? नहीं तो मैं बनाता हूं। सबसे पहले देखो, यहां से ऐसे सोचा करो कि जो कुछ भी आ रहा है फाइनली इसका और इसका एडिशन आ रहा, यानी कि और लगेगा सबसे लास्ट में y के पास में, तो यहां पे एक और बना लिया। और इसमें जो एंट्री होगी, यहां से जो एंट्री होगी वो होगी
जिसकी वो होगा a प्लस बी, यहां से क्या आएगा a डॉट बी, यहां से जिसकी भी एंट्री होने वाली है यूं, और इधर साइड से जिसकी भी एंट्री होने वाली है वो होना पड़ेगा बी बार डॉट सी। यहां तक समझ में आया? उल्टा उल्टा डायग्राम बना रहा हूं। अब इस जगह पर a डॉट बी लाना है और इस जगह पर b बार डॉट सी लाना है। a डॉट बी लाना तो सीधी बात है, एंड गेट लगा होगा, तो एंड गेट लगा दो इसके बाद। तो ये लगा दिया अपन ने एंड गेट, और इसमें एक दे दिया a और एक दे दिया b। अब ये एंड गेट से a डॉट बी इसमें चला गया, यहां तक पहुंच गया। अब इधर साइड b और c है, और b और c डॉट में है, इसका मतलब एंड गेट से आ रहे होंगे, तो ये भी एंड गेट के थ्रू ही गुजर रहा होगा। जो कुछ भी बनेगा वो एंड गेट से ही बनेगा, तो ये एंड गेट। अब एंड गेट में एक तो c आ रहा है, तो c आ रहा है तो c तो डायरेक्ट डाल दिया मैंने, और एक आ रहा है b का बार, और b आ रहा है इधर, तो b का बार लाने के लिए यहां से एक नॉट गेट लगा के b को b बार में कन्वर्ट कर दिया और इसमें डाल दी, बस बन गया डायग्राम। अब चेक कर लो, a आया b आया, तो यहां से आया a डॉट बी यहां घुस गया, यहां से b का नॉट हो गया तो b नॉट, और c का एंड हो गया तो b नॉट c डॉट हो गया। फिर ये दोनों मिलके इसमें चले गए तो और हो गया, तो y का एक्सप्रेशन मिल गया अपने को, इसका और इसका और मिल गया, इसका और मिल गया, तो ये हो गया a डॉट बी प्लस b बार डॉट सी। इस तरीके से अपन उल्टा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए अब इसको। अब देखिए यहां पे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया है, वो ये बोल रहा है कि ये बूलियन एक्सप्रेशन का जो है वो तुम बना के बताओ डायग्राम। तो ये तो बहुत ही बड़ा कुछ तो भी दे दिया, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, डी मॉर्गन या कुछ भी लगा के, लॉज लगा के। अब उसमें किसी ने मान लो स्टार्टिंग में ए भी कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस सी बचा, ऐसे भी सॉल्व कर सकता। हो सकता है कोई फर्स्ट और लास्ट में से कुछ कॉमन निकाल ले, ठीक है, या फर्स्ट में से ए कॉमन निकाल ले दोनों में से। तो स्टार्ट कहां से करना है, तो ध्यान रखना सबसे बड़े बड़े दो यूज करना, सबसे बड़े वाले, जैसे एबीसी है ना ये वाले, तो पहले अपन एबीसी वाले यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहां पे मैंने इसको ऐसा लिखा, y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ये मैं बाद में यूज कर लूंगा। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है देख लो, ए निकल रहा है, सी निकल रहा, तो इन दोनों में से ए सी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा बी प्लस बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। बी प्लस बी बार क्या होता, बी प्लस बी बार जो है वो होता है बी प्लस बी बार, तो यहाँ पे 1 रखा तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 हुआ, तो बी प्लस बी बार बी हुआ ना, 0 प्लस बी प्लस बी बार इज 1, सॉरी बी प्लस बी बार इज 1, क्योंकि तुम यहाँ पे कुछ भी रखो, जैसे 1 रखा तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और 0 रखा होता तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो वो तो हमेशा ही 1 ही आ रहा था ना, इसलिए बी प्लस बी बार हमेशा ही क्या आएगा, 1 आएगा। तो b प्लस बी बार की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो अब ये हो गया y इज इक्वल टू ए सी। अब ये ए सी प्लस, अब इन दोनों में से तुम b कॉमन ले सकते हो, तो b कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a प्लस ए बार। अब a प्लस बी ए बार इज अगेन 1, ये भी तो वही का वही है, ये भी वही है, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, ए सी प्लस बी। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, सारे बार्स भी खत्म हो गए और ए बी सी 3 टर्मिनल्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो अब इसका जो है वो सर्किट बनाओ, तो सबसे पहले ए और सी का डॉट है, यानी ए और सी एंड में लगे होंगे, तो ये एंड लगाया, ये ए लगाया और इसके बाद ये सी लगाया, ठीक है, तो ए और सी तो एंड में लगा दिया। उसके बाद वो प्लस में गया, उसका इनपुट प्लस में गया, इसका मतलब ये और में गया ऐसे, और उधर से बी आ गया है जो कि डायरेक्ट आ गया है, तो बी यहाँ से डायरेक्ट आ गया है, ये बी, तो इससे तुमको y इज इक्वल टू मिला, यहाँ पे तुम्हें a डॉट सी मिलेगा, इस वाली लाइन पे तुम्हें b मिलेगा, और फिर ये वाला जो सर्किट है ये इसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, तुम्हें मिलेगा a डॉट सी प्लस बी। ये इसका सिंपलेस्ट सर्किट है, ये इसका आंसर है।
ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉ करने के पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़े, या डायरेक्ट भी ड्रॉ करने का क्वेश्चन आ सकता। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नीचे ले रहा हूं। चलिए उसके आगे अपन ये देखते हैं कि ये लॉजिक गेट्स जितने भी हैं, जैसे 3 बेसिक हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, बाकी तो इसी से बने हुए हैं। तो ये लॉजिक गेट बनते कैसे, मतलब इसका अंदर का हार्डवेयर क्या है, अंदर क्या डला रहता है। तो जो और गेट है उसके अंदर 2 डायोड्स लगे रहते हैं, ठीक है, और जो एंड गेट है उसमें भी 2 डायोड्स लगे रहते हैं, और जो नॉट गेट है उसमें एक ट्रायोड लगा रहता है, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा रहता है। तो अगर अपन इनकी वर्किंग देखें कि ये बनते कैसे हैं, तो उसके लिए अपने को एक बेसिक कंसेप्ट पहले सीखना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया भी था, लेकिन फिर से एक बार समझा दूंगा आपको कि रेजिस्टेंस ड्रॉप्स वोल्टेज, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स वोल्टेज इफ करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है, resistance drops voltage if current flows through it, sorry, if current flows through it। लाइट चली गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिख रहा होगा आपको। तो रेजिस्टेंस ड्रॉप्स वोल्टेज इफ करंट फ्लोज थ्रू इट, ये अपना मेन कंसेप्ट है। अब इसके बेसिस पे जो है वो आपको ये डिफाइन करना है कि ये चीजें बनेगी कैसे, कौन कौन सी। एक तो जो है ट्रायोड लगेगा काय में और में, और डायोड्स लगेंगे 2 काय में एंड में, ठीक है। चलिए देखें इसको, अपन आगे देखते हैं। तो ये एक बार इसको जो मैं समझा रहा था थोड़ा सा डिटेल में एक बार और समझा दूं कि रेजिस्टेंस ड्रॉप्स वोल्टेज इफ करंट फ्लोज थ्रू इट। जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, प्लस 5 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पे जो है वो नीचे मैंने इसको अर्थिंग कर दी, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा है कि ए पे मुझे क्या वोल्टेज मिलेगा। जैसे मान लो कि ये 3 ओम्स का हुआ है, ये 2 ओम्स का हुआ, कितने भी ओम्स का हुआ, सपोज 2 ओम्स का, ठीक है। तो इसमें से करंट बहेगा, करंट बहेगा क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। लो पोटेंशियल पे क्यों है, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। तो इसमें से जब करंट बहेगा तो इस जगह पे 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। पोटेंशियल क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो रेजिस्टेंस ऑलवेज ड्रॉप्स पोटेंशियल, यही बात समझ में। अब मान लो कि किसने बोला यहाँ 15 वोल्ट होता तो भी ड्रॉप कर देता, यहाँ 12 ओम्स होता तो भी ड्रॉप कर देता, लेकिन अगर यहाँ वोल्टेज नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं लगाओगे तो जैसे यहाँ 0 वोल्ट लगाया तो ये 0 वोल्ट ही रहेगा। अच्छा, मान लो कि मैंने क्या किया, इधर साइड लगाया कुछ वोल्टेज, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल देता हूं। हाँ देखिए, बच्चे 2 एग्जांपल्स और दे दिए मैंने। इसके अंदर सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले के अंदर ये वाला है प्लस 5 वोल्ट्स। ये तो पहला वाला तो मैंने बता ही दिया था आपको, ये प्लस 5 वोल्ट्स है, ये 0 है, तो करंट बहेगा, ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, दिस विल ड्रॉप वोल्टेज। और वोल्टेज ड्रॉप कर देगा तो पूरा ड्रॉप कर देता, पूरा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, तो इस पॉइंट पे कुछ नहीं बचा। अगर ये नहीं होता ना तो यहाँ पे जो है वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। 0 वोल्ट तो 0 वोल्ट ही रहता है, क्योंकि अर्थिंग ही तो लगा रखी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट लगाया, डायोड लगा, और ये डायोड को अर्थिंग से जोड़ा है, तो अर्थिंग के कारण ये 0 वोल्ट पे हुआ, ये 0 पे हुआ, ये 5 वोल्ट पे हुआ, तो पी टाइप जो है वो हाई पे और एन टाइप लो पे हुआ, तो कंडक्टिंग स्टेज में आ गया। कंडक्टिंग स्टेज में आ गया तो ये डायोड में से क्या करंट बहने लगेगा, करंट बहने लगेगा तो फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, तो डी का पोटेंशियल फिर 0 हो जाएगा। जहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, वोल्टेज 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो किसने बोला यहाँ 5 वोल्ट दे दिया और इसको 0 वोल्ट दे दिया। अब क्या हुआ कि ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो क्या हो गया, 0 वोल्ट पे, और एन टाइप जो है वो कितने पे आ गया, 5 वोल्ट पे। रिवर्स बाइजिंग हो गई। रिवर्स बाइजिंग में डायोड चलता नहीं,
चलता नहीं है तो कुछ करेगा नहीं। तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा 5 वोल्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में से करंट नहीं बहेगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी तुम्हें 5 वोल्ट ही मिलेगा। नो करंट नो वोल्टेज ड्रॉप, सिंपल सी कंसेप्ट है। नो करंट नो वोल्टेज ड्रॉप, ये समझना जरूरी है, उससे ही आपको ये समझ में आएगा कि ये वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ड्रॉप वोल्टेज इफ करंट फ्लोज थ्रू इट, नो करंट नो वोल्टेज ड्रॉप, ये इसका पूरा कंसेप्ट है। चलिए इसको लिख लें। अब उसके बाद देखें कि डायोड्स जो है वो उसकी सहायता से अपन कैसे बनाते हैं, क्या चीज बना रहे हैं अपन। एक तो अपन एंड बनाएंगे, फिर एक और बनाएंगे और फिर नॉट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके नीचे देखते हैं। ये बना रहे हैं अपन कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट बाय 2 डायोड्स। तो यहां जो बनाया हुआ है, देखिए इस जगह पे जो बनाया हुआ है, एक डायोड लगाया है, ये दूसरा डायोड लगाया है, और ये अपना वो जगह है जहां पर ए और बी अपन देते हैं। इसका मतलब ये ऐसा गेट बताया था ना तुमको, और गेट, तो और गेट का ए और बी टर्मिनल होता है। तो ये ए और बी उसका टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। अब क्या होगा कि इसके आगे तुमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा और रेजिस्टेंस के नीचे 0 वोल्ट लगा रखा। तुम्हें यहां कितने वोल्ट मिलेगा डिसाइड करेगा कि इसका आउटपुट क्या आने। ठीक है, चलिए अब ये इसको मैं अगले वाले उसमें को करता हूं, क्योंकि क्या है कि लाइट चली गई और लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर बंद होने वाला है। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे।